हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माई सेल्फ शालिनी शर्मा। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। चैप्टर नंबर 5 इंडस्ट्रीज ज्योग्राफी ग्रेड 8। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंडस्ट्रियल सिस्टम। इंडस्ट्री का जो सिस्टम है वो कैसे चलता है, आज हम इसके बारे में जानते हैं। ओके, देन इनपुट प्रोसेस आउटपुट। सबसे पहला काम क्या है? फर्स्ट स्टेप है इनपुट, उसकी प्रोसेसिंग होती है और फिर क्या होता है, उसका आउटपुट निकलता है। जैसे एक सिंपल सी चीज बताती हूँ मैं, लेदर है, लेदर में क्या हुआ, पूरी प्रोसेसिंग हुई और उसका आउटपुट क्या निकला, शू, एक शूज जो हम पहन रहे हैं। ठीक है, सेम वही चीज है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का आप ले लीजिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उसमें कॉटन, लेबर, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, प्रोसेस, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंट एंड द आउटपुट इज शर्ट। अब इसी चीज को हम समझते हैं कैसे। एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, अब उसने क्या किया, कॉटन लिया। कॉटन कहाँ से आया? फॉरेस्ट से आया। फॉरेस्ट लेबर, लेबर जो है वो ह्यूमन लेबर, वो उस पर काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? वो वहां से फॉरेस्ट से उसको कॉटन को इकट्ठा कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं। कहां पर ला रहे हैं? फैक्ट्री में। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, अब जो सामान आया है, जो सामान फैक्ट्री तक पहुंचा है, उसमें पूरा कॉस्टिंग आई है, उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपोर्ट की कॉस्टिंग। वहां से सामान ट्रांसपोर्ट हुआ है तो इसकी पूरी कॉस्टिंग आई है। ये आने के बाद जो प्रोसेस हो रहा है, अब उस कॉटन का कैसे प्रोसेसिंग हो रही है? गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग। गिनिंग मतलब उसको एक धागे में कन्वर्ट किया जाता है, एक थ्रेड बनाया जाता है, उससे मोटा पतला, जैसे भी कढ़ाई के लिए है तो थोड़ा नरम होगा, पतला होगा, किसी और काम के लिए, चादरों के लिए या फिर कर्टन के लिए होगा तो थोड़ा थ्रेड थोड़ा सॉफ्ट नहीं होगा, थोड़ा हार्ड होगा। तो उसको हम क्या करें? गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग। वीविंग मतलब वीव करना किसी चीज को। डाइंग और प्रिंट, उसको कलर देना। अब हर कपड़ा तो सफेद रंग का होगा नहीं, हर कपड़ा तो काले रंग का होगा नहीं, उस पर कलरिंग भी की जाएगी, तो उसको हम क्या कर रहे हैं? कलर भी कर रहे हैं। फिर डाइंग कर दिया, प्रिंट कर दिया। किसी कपड़े पे कोई प्रिंटिंग करनी हो, ग्राफिक देना हो, कोई डिजाइन बनानी हो, उसका काम होगा। और उसके बाद जो आउटपुट निकल रहा है वो क्या निकल रहा है? आउटपुट क्या है हमारा? शर्ट। शर्ट क्या है हमारा? आउटपुट। सबसे पहले इनपुट क्या था? कॉटन। कॉटन हमारा इनपुट था, हमने शुरुआत की कॉटन से, खत्म कहाँ हुआ? आउटपुट। आउटपुट क्या हुआ? शर्ट हुआ। इसके बीच की जो प्रोसेसिंग हुई पूरी, वो क्या थी? ये सारी प्रोसेसिंग, लंबा चौड़ा जो प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेसिंग हुई और उसको हमने कन्वर्ट कर दिया आउटपुट में। बहुत सिंपल सी चीज है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये है कि जो मेन काम होता है इंडस्ट्री का वो ये होता है कि किसी भी चीज को प्रोसेस करने के बाद ऐसा बना दे जिसको, जो थोड़ा वैल्यूएबल हो, जो चीज वैल्यूएबल हो। ठीक है, ओके। देन इंडस्ट्रियल रीजन। इंडस्ट्रियल रीजन में हम क्या समझेंगे? हर जगह, हर कहीं तो हम इंडस्ट्री बनाएंगे नहीं। कोई भी इंडस्ट्री खड़ी कर दी और उसको हमने बना दिया, ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। तो क्या है? व्हेन इन एनी रीजन a number of industries locate close to each other to share benefit. अब इसको समझते हैं। When in any region a number of industries locate close to each other to share a benefit. एक बेनिफिट शेयर करने के लिए बहुत सारी इंडस्ट्रीज इकट्ठी होती हैं और इकट्ठी होकर एक जगह पर सेट होती है, सेटअप किया जाता है उनका, उसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रीजन। उसका उसका मतलब रीजन क्या होगा? उसका कारण ये होता है कि अब एक, मान लीजिए कोई ऐसी जगह है जहां पे एक इंडस्ट्री सेट करनी है, सेटअप करना उनका। अब ऐसा तो है नहीं बेसिकली उसी के लिए एक रोड बनाई जाएगी, सिर्फ एक सिंगल उस इंडस्ट्री के लिए ही रेलवे ट्रैक बना जाएगा या एयरपोर्ट डेवलप होगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, मगर बहुत सारी इंडस्ट्रीज होगी तो ध्यान जाएगा गवर्नमेंट का और वो बोलेंगे चलो यहाँ से बहुत पैसा बन रहा है, पैसा कमाया जा सकता है, तो वो क्या करेगी? कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भी एफर्ट करेगी और फिर जरूर वहां पे इंडस्ट्री जितनी भी सेट करनी है, सेट हुई हुई है, उन लोगों के लिए हेल्प देगी। हेल्प किस किस चीजों में? वहां पे रोड बन सकती है,
आसपास की जगह जो कि मान लीजिए कि एक फैक्ट्री है कोल माइनिंग की है तो वहाँ लेबर सप्लाई कर सकती है, अवेलेबिलिटी कर सकती है बहुत सारी चीज़ों की, इलेक्ट्रिसिटी की, पानी की, जो वहां पे सेट हो इंडस्ट्री। और वो रीजन पूरा इंडस्ट्री पर, जो मैंने नोएडा वाली आपको जो बात बताई थी, कैसे नोएडा वहां पे कुछ भी नहीं था मगर वो इंडस्ट्री में कैसे डेवलप की गई उस जगह को, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। क्यों? ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए किसी भी एरिया और प्लेस की जब करनी हो तो हम उसको इंडस्ट्रियलाइज कर देते हैं। इसमें क्या किया, इंडस्ट्रियल रीजन इकट्ठी होकर बहुत सारी फैक्ट्री साथ में काम कर रही, साथ में सेट हुई है कि उनको सबको साथ में ही बेनिफिट मिले, शेयर बेनिफिट। ठीक है, मेजर रीजन कौन से हैं वर्ल्ड के, पूरे वर्ल्ड में कौन से मेजर रीजन हैं जहां पे इंडस्ट्री एक साथ आके काम करती है? कोई जगह तो होगी जहां पे बहुत सारी इंडस्ट्री काम करती है पूरे वर्ल्ड में, उसके बारे में बताया गया। ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका। अब अमेरिका है, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ साउथ अमेरिका। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन तो पता ही होगा, नॉर्थ साउथ, ये वेस्ट, ये ईस्ट। इतना तो हम बहुत टाइम से पढ़ते चले जा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि ये क्या है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, अब यहां लिखा है ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, मतलब नॉर्थ अमेरिका तो ये है और इसका भी ईस्टर्न पार्ट डेवलप्ड है, इंडस्ट्रियलाइज्ड है। फिर वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप, अब यूरोप तो है वेस्टर्न, ठीक है, वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप सेंटर पार्ट है इसका। फिर हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स है बताइए सबको? 7 है। ईस्टर्न यूरोप, यूरोप का ईस्टर्न पार्ट हो गया। ईस्टर्न एशिया, अब जब एशिया है तो एशिया का कौन सी जगह, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्टर्न पार्ट, एशिया का ईस्टर्न साइड। ठीक है, ये किस चीज में है हमारे मेजर रीजन ऑफ वर्ल्ड, किस चीज के लिए? इंडस्ट्रियल रीजन के लिए। कहाँ कहाँ ऐसी कौन कौन सी जगह है जो, क्या चीजें अवेलेबल होनी चाहिए जिसकी वजह से वो रीजन इंडस्ट्रियलाइज करने में इजी रहता है, किन चीजों की जरूरत पड़ती है हमें? सी पोर्ट, यहां हर जगह ये ऐसा रीजन है जहां पे सी अवेलेबल है, समुद्र का पोर्ट अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि सामान बहुत इजीली सप्लाई किया जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है सी के थ्रू। ठीक है, ट्रांसपोर्ट बहुत इजी हो जाता है। तो ऐसी जगह जहां सी पोर्ट अवेलेबल हो। टेम्परेट एरिया, टेम्परेट एरिया मतलब बहुत ज्यादा ठंड नहीं हो, आर्कटिक अंटार्कटिका जैसे बहुत ज्यादा भयंकर गर्मी नहीं हो, सहारा या थार जैसी ऐसी जगह पे जहाँ पे लेबर काम ही नहीं कर पाए, तो ऐसा कोई सिचुएशन ऐसी नहीं बनाओ जहाँ पे वो काम ही नहीं कर पाए, ऐसी सिचुएशन में रखो जहाँ एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो, सूटेबल हो, सूदिंग हो। तो फिर उन्होंने क्या, टेम्परेट एरिया होना चाहिए। कोल फील्ड, क्यों बच्चे कोल फील्ड्स क्यों? क्योंकि वहां पावर इलेक्ट्रिसिटी की इजीली हमें अवेलेबल हो जाती है, किसके थ्रू? थर्मल पावर, डैम एनर्जी। ठीक है, इनसे कैसे कन्वर्ट होगी, एनर्जी में कन्वर्ट होगी, एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी अपन को मिलती है। एक बार फिर इंडस्ट्रियल सिस्टम क्या है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कॉटन था, उसके बाद सारा ये प्रोसेस हुआ, प्रोसेस गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंट, क्या आया आउटपुट, शर्ट। इंडस्ट्रियल रीजन, when in any region a number of industries located close to each other to share a benefit। ठीक है, एक साथ इकट्ठी होगी उस जगह पर बनी। मेजर रीजन ऑफ वर्ल्ड कौन सा है? ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न सेंट्रल यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न एशिया नियर सी पोर्ट, टेम्परेट एरिया होना चाहिए। क्या क्या चीजें होनी चाहिए? कोल फील्ड, पावर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, थर्मल पावर और एनर्जी के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा वो रीजन जो कि इंडिया में है, जैसे कि मुंबई पुणे क्लस्टर। मुंबई पुणे ये सब कुछ वहां पे है जहाँ सी पोर्ट है, जहाँ पे जो भी सामान बना और सी में जाके वो सी में सॉरी शिप्स में वो ट्रांसपोर्ट कर दिया गया। मुंबई पुणे क्लस्टर, बैंगलोर तमिलनाडु, हुगली रीजन कैलकाटा में, अहमदाबाद बड़ौदा, ये छोटा नागपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट, विशाखापट्टनम गुंटूर बेल्ट, गुड़गांव दिल्ली मेरठ और कोलम का तिरुवनंतपुरम क्लस्टर। ये क्या जगह है? ये वो जगह है जो कि इंडिया में है, इंडस्ट्रियल रीजन। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है वो है, इनसे जो इंडस्ट्रीज है वो हर बार बहुत ही अच्छी होती है, वो अच्छी होनी भी चाहिए, बिकॉज
जो एक्सीडेंट्स हो जाते हैं किसी कारण से, कोई ऐसी चीज जो बहुत ज्यादा बहुत ब्लंडर हो जाती है, आगे जाके बाद में पता चलती है, ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। मगर ऐसा कुछ एक्सीडेंट्स हुए हुए हैं जिसका बहुत एक ह्यूज एग्जाम्पल जो कि हम कभी नहीं भूल सकते, वो है भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी 1984 3 दिसंबर में 12:30 बजे रात के, उसका अफेक्ट आप देखेंगे तो आज भी वो जो जनरेशन है उसका अफेक्ट उनके अभी भी है। क्या? ब्लाइंडनेस पे या स्किन पे वो रैशेज, ब्लाइंडनेस दिख नहीं पा रहा है, स्किन पे रैशेज, एसिडिटी और गैस की सीवियर प्रॉब्लम आज तक भी, इतने सालों बाद भी, वो 84 से आज तक भी 2022 तक देखने को मिलती है। हुआ क्या था, 3 दिसंबर को रात को 12:30 बजे के करीब लीकेज हो गई थी मीथेल की और कुछ हाइड्रोजन साइनाइड की। मिथेल भी हाई साइनाइड करके था गैस, उसकी लीकेज हो गई थी। वो बहुत बड़ा मिस्टेक था और उसके रिएक्शन से क्या हुआ, बाकी जो गैस थे वो भी लीक हो रहे थे। और इसका क्या हुआ, जो लीकेज में रात को जो आसपास के जितने भी लोग थे भोपाल में, ऐसा नहीं था उसी एरिया में, बहुत दूर तक, काफी किलोमीटर्स तक उसका अफेक्ट हुआ, कई लोग मर गए। लास्ट में जब उनका काउंटिंग की गई थी तो 3598 जो टोटल डेथ हुआ था, 3598 था उसका काउंटिंग। वो बहुत ह्यूज है, बहुत छोटा नहीं है नंबर, ही बहुत बड़ा नंबर है, बहुत सारे लोग मरे थे। और अभी भी ये वाला जो केस है कोई भी भूला नहीं। तो ऐसी कई चीजें हो जाती है जो आसपास हर जगह, तो इंडस्ट्री जैसे ये है, ऐसा नहीं कि इंडस्ट्री सब इन्हीं जगह पे, इंडस्ट्री तो हमारे भी आसपास कहीं ना कहीं होगी। ये तो वो जगह है जहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज इकट्ठा और क्लब हुई है बेनिफिट्स के लिए। इंडस्ट्री तो बहुत सारी है, हर एक का नाम तो मैंने नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई ना कोई प्रॉब्लम, ऐसा कोई ना कोई एक्सीडेंट हो जाता है। तो कहीं कभी बहुत अच्छी है इंडस्ट्री अगर देखे तो प्रोसेस में, तो कहीं पे बहुत ज्यादा ऐसे भी पार्ट हैं इसके जो कि बहुत बुरे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वाले पार्ट में देखेंगे।